समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है लोचपूर्ण विनिमय दर किसे कहते हैं। उसका दूसरा नाम है परिवर्तनशील विनिमय दर किसे कहते हैं। इसी को कह सकते हैं कि लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। तो लोचपूर्ण को इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कहते हैं या इसी को फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो लोचपूर्ण विनिमय दर हो चाहे वो परिवर्तनशील विनिमय दर हो, उसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल भी पढ़ सकते हैं या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि विदेशी विनिमय दर मतलब विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है कि जिस दर पर एक देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की इकाई में बदली जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि एक अमेरिकन डॉलर खरीदने के लिए 80 भारतीय रुपए अदा करना, यानी कि भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका का $1 खरीदना चाहता है और यदि वो 80 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि 80 रुपए देता है और उसको $1 मिलता है, ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। यहां पर लिखा हुआ है, ये अमेरिकन डॉलर का चिन्ह है कि $1 बराबर 80 रुपये, अर्थात इनका जो विनिमय दर है कि $1 दो, ठीक है जी, और 80 रुपया लो। ये तो अमेरिका वाले के लिए है कि अमेरिका वाला $1 के बदले 80 रुपये प्राप्त कर सकता है, अर्थात $1 खर्च करेगा, ठीक है जी, और इधर 80 रुपये ले लेगा। और यदि भारत वाले के लिए क्या होगा कि 80 रुपये में $1 ले लेगा। तो इस प्रकार से ऐसी होती है विदेशी विनिमय दर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, मुद्रा बाजार, यहाँ पर विभिन्न देशों की करेंसियां खरीदने और बेचने का काम होता है। जैसे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का काम होता है, ऐसे ही जो करेंसियां हैं विभिन्न देशों की, चाहे डॉलर है अमेरिकन का, चाहे ब्रिटेन का पाउंड है, और जो चीन का RMB है, और जो जापान का येन है, ठीक है जी, या भारतीय रुपया है, ये आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। इनके बीच मतलब कितने रुपए में कितना डॉलर, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया कि $1 खरीदने के लिए कोई भारतीय 80 रुपए देता है, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, विदेशी विनिमय दर, एक्सचेंज रेट हो गया। ये 80 रुपए देकर क्या कर $1 खरीदा जा सकता है, ये $1 अमेरिका वाला देगा और 80 रुपए प्राप्त कर लेगा। ये है क्या, विदेशी विनिमय दर की परिभाषा। बहुत ही सरल परिभाषा है कि विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत क्या होता है। इस डेफिनेशन को तो आप याद करेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है कि विदेशी करेंसी को खरीदने का काम किया जाता है। एक देश के द्वारा क्या करता है कि वह दूसरे देश की करेंसी को खरीदता है, अपनी करेंसी देता है और दूसरे देश की करेंसी को लेता है, लेकिन इसका एक भाव निश्चित होता है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर तो 1 दिखाई दे रहा है, अर्थात इसको 1 देना पड़ रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ 80 ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये एक्सचेंज जो रेट है ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम लोचपूर्ण विनिमय दर के अंतर्गत पढ़ेंगे अभी, ठीक है जी। इसके साथ ये भी समझ लेते हैं हम कि विदेशी विनिमय क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसी को फॉरेक्स एक्सचेंज भी कहते हैं। कि विदेशी विनिमय क्या है, तो विदेशी विनिमय का सीधा साधा अर्थ क्या है, विदेशी मुद्राओं से है, यानी कि भारतीय संदर्भ में क्या होगा, विदेशी मुद्राओं से है विदेशी विनिमय। जैसे अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रूस का रूबल, यूरोपियन कंट्रीज का, जापान का येन, चीन का RMB या जैसे युआन कहते हैं, और ब्रिटेन का पाउंड। ये सारी कुछ मुद्राओं के नाम लिखे कुछ देशों की, ये भारतीय दृष्टि से क्या है, विदेशी विनिमय है। ओके जी, भारतीय दृष्टि से, ठीक है। और यदि अमेरिकन दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ से अमेरिका हट जाएगा और यहाँ पे हम रुपया लिख देंगे। तो उसकी दृष्टि से इतने देशों की जो करेंसियां हैं, कुछ उदाहरण के लिए ये विदेशी विनिमय बन जाएंगी। अब बात आती है कि जैसे डॉलर है, ठीक है, ये तो अमेरिकन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, रूस में रूबल चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलता है, जापान में येन चलता है, ठीक है जी, चीन में RMB है या ब्रिटिश पाउंड। इन देशों में अलग अलग करेंसियां चलती है, भारत में रुपया चलता है। तो
एक देश को दूसरे देश की करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब एक जो देश है, जैसे भारत है, उसको डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जापान की येन की जरूरत क्यों पड़ती है? या चीन के युआन की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब वो डायरेक्ट रुपए में क्यों नहीं खरीद सकता है? लेकिन ऐसा नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब व्यापार होता है, क्योंकि आज क्या है, वैश्वीकरण का युग है। विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को आपस में क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, और जिस कारण से विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या होती है, जन्म लेती है। तो एक तो मांगने वाला होता है, ठीक है, एक मांगने वाला होता है अर्थात खरीदने वाला होता है, और दूसरी तरफ पूर्तिदाता होता है, वह बेचने वाला होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोचपूर्ण विनिमय दर, ठीक है जी, लोचपूर्ण विनिमय दर किसे कहेंगे या परिवर्तनशील विनिमय दर किसे कहेंगे? तो थोड़ा पीछे चलेंगे। 15 अगस्त 1971 का दिन था, और उस दिन अमेरिकन जो राष्ट्रपति था उसने घोषणा की कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तय हुआ था स्थिर विनिमय दर प्रणाली, उसको उसने रद्द कर दिया था। एकदम घोषणा कर दी कि हम इस समझौते से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारा इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है। और वह स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या हो गई, समाप्त हो गई। और 1973 तक आते आते उसके बाद भी थोड़ा चली, और उसके बाद जो स्थिर विनिमय दर थी कि जैसे फिक्स हो गया कि इतने डॉलर बराबर इतने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए में इतना मिलेगा, ठीक है, इसको बनाए रखना है। लेकिन इस समझौते से अमेरिका ने अपने को बाहर कर दिया, ठीक है जी, और इसी के साथ समझौता क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि व्यापार तो चलना ही था, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद 1973 में जैसे ही 1971 में बंद कर दिया गया, अमेरिका के द्वारा समझौता खत्म कर दिया गया स्थिर विनिमय दर प्रणाली का, तो उसके बाद 73 आते आते समाप्त हो गई, और इसके स्थान पर एक नई विनिमय दर प्रणाली ने जन्म लिया, और वह विनिमय दर प्रणाली थी लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली, और इसी को कहते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया। अब ये परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, एक तो होती है स्थिर विनिमय दर, यहां पर तो स्थिर कर दी जाती है, दो देश मिलकर तय कर लेंगे, ठीक है, और इसी को बनाए रखना है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। लेकिन जब लोचपूर्ण विनिमय दर हुई या परिवर्तनशील विनिमय दर आई, ठीक है जी, तो किसे कहते हैं, यहां पर इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है तथा जो समय समय पर स्वतः बदलती भी है, उसे कहते हैं परिवर्तनशील या लोचपूर्ण विनिमय दर। क्या कह रही परिभाषा, जिस विनिमय दर का निर्धारण, अर्थात इस विनिमय दर का निर्धारण या परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, परिभाषा कह रही है विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति, यानी कि विदेशी विनिमय बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है। सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है कि विनिमय दर इतनी इतनी होगी, नहीं, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा क्या होगी, स्वतः अपने आप विनिमय दर का निर्धारण होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, तथा जो समय समय पर स्वतः बदलती भी रहती है, क्योंकि इसका नाम देखिए आप परिवर्तनशील। ऐसा नहीं है कि विनिमय दर एक बार इतनी बन गई परिवर्तनशील में यही रहेगी, हो सकता है वो बदलकर $1 बराबर 70 रुपए हो सकती है, या फिर $1 बराबर 85 रुपए भी हो सकती है, ठीक है, या फिर घटकर $1 बराबर 80 रुपए भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो परिवर्तनशील विनिमय दर है, जो परिवर्तनशील विनिमय दर है, ये क्या होती है, दो शक्तियों के द्वारा, दो कारकों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में क्या होती है, स्वतः ही तय होती है। और वो दो शक्तियां कौन कौन सी है उनको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लोचदार विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है, तो कौन शक्तियां हैं, एक है विदेशी विनिमय की मांग, ठीक है जी, पहली शक्ति कौन सी है, विदेशी विनिमय की मांग, दूसरा है विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो कुल मिलाकर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा
परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दो करेंसियों के बीच क्या होता है, स्वतः होता है। अभी कैसे होता है इसको हम यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम बिल्कुल आपके लिए रेडी है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। और याद करने के साथ क्या है, समझना जरूरी है। तो समझना क्या जरूरी है, थोड़ा दोहरा देते हैं कि जिस विनिमय दर का अर्थात परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण सरकार नहीं करती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इसको कौन निर्धारित करता है, इस पर किसका प्रभाव रहता है, तो इस पर रहता है मांग और पूर्ति। यानी कि दो ही शक्तियां हैं, दो पावर हैं जो कि दो देशों की विनिमय दर को निर्धारित करती हैं कि कितने रुपए के बदले कितने डॉलर या कितने डॉलर के बदले कितने रुपए मिलेंगे। इसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियां स्वतः करेंगी। ठीक है जी, अब कैसे करेंगी तो इसको अभी हम बाद में समझते हैं। पहले हम नजर डालते हैं कि लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण में विदेशी विनिमय की मांग, और यहां पर हम उदाहरण लेते हैं विदेशी विनिमय की। पहले मांग पक्ष को जान लेते हैं कि अमेरिकन डॉलर की बात करते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो अमेरिकन डॉलर की मांग क्यों करते हैं, कि क्या जरूरत पड़ी भारतीयों को, ठीक है, कि वो अमेरिकन डॉलर चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले मांग पक्ष में क्या लिखेंगे कि किन्हें डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ओके जी, तो विदेशी विनिमय की मांग को यहां पर समझा रहा हूं, लेकिन आपने आगे लिखना भी है कि विदेशी जो विनिमय की मांग है, और उसमें हमने किस मुद्रा की बात की, अमेरिकन डॉलर की बात की। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि भारतीयों को अमेरिकन डॉलर की जरूरत है। वो मांग क्यों करते, मांग में खरीदना आएगा, ठीक है, और खरीदेंगे किसको, डॉलर को खरीदेंगे। तो क्यों चाहिए उनको, उनके पास तो ऑलरेडी रुपया है, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, रुपए के बदले यानी कि रुपए देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मांग कैसे उत्पन्न होती है, क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये जरूरत इसलिए पड़ती है, समझ लेते हैं। पहला है कि भारतीय व्यक्तियों यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो कंपनियों एवं सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करना, चाहे भारतीय व्यक्ति हैं, चाहे वो कंपनियां हैं, सरकार, ठीक है, वस्तु या सेवाएं यदि वह क्या करना चाहती है, आयात करना चाहती है, ठीक है, माना बात अमेरिका से आयात करना चाहती है, सामान खरीदना चाहती है, तो भारतीय रुपये तो वहां चलेगा नहीं, तो इनको यह है आयातक हो जाएंगे, तो इन आयातकों को अमेरिकन डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो ये रुपए देंगे और डॉलर इनको मिलेगा। तो पहला मांग करता कौन है, भारतीय व्यक्तियों, ठीक है, कंपनियों एवं सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करना है, तो डॉलर की मांग क्या होगी, उत्पन्न होगी। दूसरा है विदेशों में निवेश करना। यदि भारतीय जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, जिनके पास पैसा है और वो अमेरिका के बाजार में चाहे वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना चाहते हैं, वहां कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, वहां कारखाना लगाना चाहते हैं, या वहां के शेयर बाजार में क्या करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, वहां की सरकार के बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, तो इनको भी क्या होगा, डॉलर की जरूरत पड़ेगी, इनको डॉलर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो विदेशों में निवेश करने के लिए भी क्या होगी, डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या इसको हम सभी देशों पे लागू कर सकते हैं कि अमेरिका का तो हम उदाहरण दे रहे हैं, अन्य देशों पे भी इसी प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। तो विदेशों में निवेश करना, तो माना कि भारत वाले अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं, तो वो डॉलर की मांग करेंगे, ठीक है, उनको डॉलर चाहिए वहां। ठीक है, अगला है विदेशी ऋणों का भुगतान करना, यानी कि भारत के लोगों ने या सरकार ने अमेरिका से ऋण ले रखे, माना, तो उसका भुगतान करना है, पेमेंट करना है, तो रुपए में तो होगा नहीं, तो किस में करना पड़ेगा, उसी देश की मुद्रा में करना पड़ेगा, अमेरिकन डॉलर में करना पड़ेगा। तो इन ऋणों के भुगतान करने के लिए मांग उत्पन्न होगी। ठीक है, जिन्होंने क्या करना है, अमेरिका के ऋणों का भुगतान करना है। ठीक है, मैं अमेरिका का उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन सभी देशों पर यही नियम लागू होगा। ठीक है, कि विदेशों में निवेश करना, अमेरिका में करना होगा, ब्रिटेन में करना होगा, फ्रांस में करना होगा, चीन में करना होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला है विदेशी भ्रमण यात्रा। यदि भारतीय लोग, ठीक है, हम तुम अमेरिका घूमना चाहते हैं, ठीक है, अमेरिका घूम के आते हैं, देख के आते हैं, भाई अमेरिका कैसा है, लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं वहां पर हैं, चलो हम देख के आते हैं क्या सत्य है। तो फिर हमें
किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम वहाँ जाएँगे तो रुपया थोड़ी चलने वाला है वहाँ सामान खरीदने के लिए, तो फिर हमें रुपए के बदले डॉलर चाहिए। तो इसलिए फिर डॉलर की माँग होगी किसको? जो विदेशों में घूमना चाहते हैं, ठीक है जी? भ्रमण करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है? इसी के साथ जो अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अमेरिका में अपना ट्रीटमेंट करने के लिए जाना चाहते हैं कि भैया वहाँ तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, ठीक है? जो ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो रहा भारत में वहाँ हो जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों को भी क्या होगी? अमेरिकन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आएगा माँग पक्ष में, ओके जी? ये तो हमने माँग पक्ष की बात की कि विदेशी विनिमय की माँग अर्थात अमेरिकन डॉलर की माँग कैसे उत्पन्न होगी, ठीक है जी? तो कौन-कौन किस-किस को डॉलर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हमने माँग पक्ष में लिखे। अब इस पर यहाँ नज़र डालिए, इसके लिए हमने ये वाला डायग्राम तैयार कर रखा है। जैसे ही हम इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया, उसके बाद आप इस डायग्राम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा ओ एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा ओ वाई क्या हो गया? अक्ष हो गया। और यहां पर लिखना है यूएस डॉलर की मांग। किसकी मांग कर रहे हैं? यदि भारतीय के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो डॉलर की मांग हो रही है, ठीक है जी? तो ऐसे में जो मांग वक्र होगा डॉलर का, ठीक है जी? भारतीयों के लिए वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा, जैसे यहां पर बना रखा है डी, ठीक है? ये अमेरिकन, ठीक है, डॉलर का मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, जो ऊपर से अर्थात बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ है, अर्थात जिसका ढाल कैसा है? ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक ढाल क्यों है? देखिए, इसलिए है कि यदि क्या होता है, यहां पे ले लेते हैं, ये है आर, ठीक है, ये R1, ठीक है जी? तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं आर। यदि भारतीय रुपये और अमेरिकन डॉलर की विनिमय दर क्या है? ज्यादा होगी, ठीक है? माना बात वो है ओ से लेकर आर, ठीक है? तो यहां पर मिल गया इतनी होगी, इसको यहां मिलाना है तो पॉइंट यहां बनेगा और इतनी अर्थात ओ वाई क्या है? ओ आर दर पर, इनकी सबसे ज्यादा दर पर, यानी जब डॉलर ज्यादा महंगा होगा तो वहां पर मान लीजिए कि ओ वाई क्या है? मात्र अमेरिकन डॉलर की मांग है, इतनी मांग है मात्र, ठीक है जी? यहाँ पे लिखा है $1 बराबर 100 रुपए। $1 में कितने? 100 रुपए अदा करने पड़ेंगे भारत वालों को, ठीक है? कि $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे और मात्र कितना मिलेगा? $1 मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में रेट ज्यादा है, तो रेट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है? तो इतना रेट है, सांकेतिक भाषा में ओ आर, यहाँ पर दूसरी भाषा में ऐसा लिखा हुआ है। तो उस समय अमेरिकन डॉलर की मांग कितनी है? इतनी है, ओके जी? एक तो बात हुई। लेकिन जैसे ही विनिमय दर गिरती है, अमेरिकन डॉलर क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। तो इसको हमने यहाँ खींचना, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है? और इसको नीचे मिलाए तो इतनी क्या हो गई है? अमेरिकन डॉलर की मांग यहाँ से वाई से और यहाँ पर Y1 तक पहुंच गई। कब? जब क्या हुआ? विनिमय दर आर से R1 के बीच हुई तो इतनी मांग अधिक बढ़ गई, ठीक है? तो मान लीजिए कि पहले $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन जब डॉलर सस्ता हुआ अर्थात अब 50 रुपए में क्या होगा? $1 मिलेगा, तो डॉलर की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि जब डॉलर जैसे जैसे सस्ता होगा वैसे वैसे डॉलर की मांग बढ़ेगी, ठीक है जी? इसलिए इसका जो मांग वक्र है यह कैसे हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात देखिए, जब डॉलर सस्ता हुआ 50 रुपए में $1 मिल रहा है, जबकि 100 रुपए में मिल रहा था, तो यहाँ पर क्या 50 रुपए में एक मिल रहा है, तो पहले की तुलना में क्या हो सकता है? $2 लिए जा सकते हैं। डॉलर सस्ता हो गया है रुपये की तुलना में, ओके जी? तो यदि विनिमय दर गिरती है तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, और उल्टा भी होगा भैया कि यदि विनिमय दर, ठीक है, वही विनिमय दर यहाँ से ऊपर यहाँ चली गई तो ऐसे ही स्थिति में क्या होगा कि डॉलर की मांग भी घट जाएगी। अब इसी के साथ क्या पढ़ना है कि जैसे ही क्या देखो, डॉलर और रुपए की विनिमय दर पहले ही थी, लेकिन जैसे ही घटी तो यहां पर देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर जो पहले क्या था? महंगा था, अब सस्ता हो गया है। अमेरिकन डॉलर क्या हो गया? सस्ता हो गया है। तो इसको इस रूप में पढ़ा जाएगा कि यहां पर डॉलर के मूल्य में ह्रास हुआ है, डॉलर के मूल्य में कमी आई है। तो इससे अमेरिका वालों को क्या फायदा होने वाला है? अमेरिका वालों को ये फायदा होने वाला है कि उनके देश में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, ठीक है? उनके देश में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? भारत को निर्यात करेंगे।
ठीक है, कि भारत वाला देखेगा कि यार अमेरिका में वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती हो गई हैं। पहले इतना रेट 100 रुपए दे के $1 लेना पड़ रहा था। ठीक है, और डॉलर किस लिए लेना पड़ रहा था, वस्तुएं ही तो खरीदनी थी या सेवाएं ही खरीदनी थी। अब उन्होंने देखा कि ये 50 रुपए में एक मिल रहा है, इसका मतलब 100 में दो मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मूल्य ह्रास हुआ, ठीक है, डॉलर सस्ता हुआ, तो ऐसी स्थिति में अमेरिकन जो सामान है वह सस्ता हो जाएगा भारत की तुलना में। तो भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका से सामान मंगाना शुरू कर देंगे। ओके जी, तो अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा, इससे अमेरिका को फायदा होगा। ठीक है जी, तो जब अमेरिका से सामान मंगाया जाएगा सस्ते रेट पे, क्योंकि भारत में तो उसमें महंगा होगा, तो भारतीय जो आयातक हैं वो क्या करेंगे, सस्ते रेट में सामान को मंगाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब मंगाएंगे तो डॉलर की और मांग बढ़ेगी, डॉलर की मांग बढ़ेगी। ठीक है जी, और जब डॉलर की ज्यादा मांग बढ़ेगी तो उसके बाद ये वाली विनिमय दर यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है जी, ये विनिमय दर फिर यहाँ पर इसके इसके बीच से बढ़कर फिर पुनः यहाँ आ जाएगी और फिर डॉलर की मांग क्या हो जाएगी, स्वतः ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए दो बात इसमें आई कि जैसे जैसे विनिमय दर गिरती है वैसे ही भारतीय रुपये में अमेरिकन डॉलर की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत जैसे जैसे क्या होती है, अमेरिकन डॉलर महंगा होता है, ठीक है जी, तो अमेरिकन डॉलर की मांग रुपये में कम होती है। एक हमने ये जाना। ओके, दूसरा हमने जाना कि यदि अमेरिकन डॉलर सस्ता होता है तो अमेरिका को इससे क्या फायदा होता है। ये भी हमने जाना कि अमेरिका के निर्यात बढ़ जाते हैं, अमेरिका के निर्यात बढ़ जाते हैं और अमेरिका को क्या होगा, फायदा होगा। तो इस प्रकार से ये इसको देख रहे हैं हम, इसको सरकार कुछ चेंज नहीं कर रही है, मांग पक्ष प्राप्ति की क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से इसने होना है और इसको आपने यहाँ पर समझना है। ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पर बीए की दृष्टि से भी बता रहा हूँ आपको और एमए की दृष्टि से भी बता रहा हूँ। ठीक है, बीए की दृष्टि से भी एमए की दृष्टि से भी बता रहा हूँ, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं विदेशी विनिमय की मांग, हमने ये तो बात कर ली। अब चलते हैं हम विदेशी विनिमय की पूर्ति, और वो भी अमेरिकन डॉलर में। ठीक है जी, अब जहां से हम सामान खरीद रहे हैं वही क्या करेंगे, विदेशी विनिमय की पूर्ति भी करेंगे। भाई पैसा तो उन्हीं के पास है, ठीक है जी, मांग कर रहे हैं अमेरिकन डॉलर की। ठीक है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसको बेचने वाला कौन होगा, वो भी तो अमेरिका वाला ही होगा। तो अमेरिकन डॉलर, क्योंकि अमेरिका की मुद्रा ही तो डॉलर है, तो डॉलर तो उन्हीं के पास है ऑलरेडी। ठीक है जी, तो वहां पर किन किन के पास या कौन कौन डॉलर की पूर्ति करेंगे, इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो भाई, पूर्ति कौन करेंगे, निर्यातक, यानी कि जो अमेरिका से भारत को निर्यात कर रहे हैं, अर्थात भारत वाले जब क्या करेंगे, अमेरिका से आयात करेंगे, तो अमेरिका वालों के लिए क्या होगा, निर्यात, और भारत यदि खरीद रहा तो आयात। ओके जी, तो भारत वाला जब क्या करेगा, अमेरिका से वस्तु खरीदेगा तो पेमेंट किस में करेगा, इनको जो वहां से निर्यात कर रहे हैं, निर्यातक है, उनको डॉलर में करेगा, तो इनके पास डॉलर रहेगा। ओके जी, विदेशी निवेशक, यानी कि अमेरिका वाले भारत में यदि निवेश करना चाहते हैं, पैसा कंपनी लगाना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, कोई प्लांट लगाना चाहते हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं या सरकार के बॉन्ड हैं, ऋण पत्र हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वह डॉलर देंगे। ठीक है जी, और रुपया खरीदेंगे, तो भी पूर्तिदाता होंगे डॉलर के। ठीक है, उनके पास डॉलर है तभी तो वो भारत में निवेश करेंगे, और जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो कहां से करेंगे भैया। अगला है यात्री, यदि अमेरिकन जो लोग हैं वो भारत में घूमने के लिए आना चाहते हैं, मैं अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे आप सभी देशों पे ऐसे ही लागू होगा। ठीक है जी, कॉमन रूप से यदि अमेरिका के जो लोग हैं वो भारत घूमना आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं यार उत्तराखंड में 4 धाम है, ठीक है जी, उत्तराखंड में बड़ी रौनक है, हिमाचल में है, ठीक है जी, उन्होंने कहा ठीक है जी, दक्षिण भारत घूमते हैं, पूर्वी भारत घूमते हैं। ठीक है, और अंग्रेजों को तो ठंडा पसंद है, और गर्मी के सीजन में तो ऐसा नहीं दिल्ली में रहेंगे या नीचे आपके राजस्थान में चले आ रहे हैं तो दिनों तक वो कहाँ आएंगे, ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़िया आएंगे, तो फिर वो अपने साथ क्या लाएंगे, उनके पास क्या होगा, डॉलर, तो वो भी डॉलर की आपूर्ति करेंगे। ठीक है, और उसके बदले में क्या मिलेगा, उनको रुपए मिलेगा। ठीक है, अमेरिकन डॉलर भारत में नहीं चलेगा कि वो ऋषिकेश पहुंचे और होटल में बैठे और खाना खाया पिया, लो जी डॉलर पकड़ो, होटल वाला क्या करेगा, नो भैया ना, रुपए निकाल। अगला है अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, यानी कि अमेरिका में भारत के जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां यदि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई होटल में काम कर रहा है, ठीक है, कोई ड्राइवर है, हो सकता है कोई किसी कंपनी का मालिक है। ओके, तो जो और निवासियों द्वारा अर्जित आय कि भारत के जो लोग वहां रह रहे हैं और
निवासियों, मतलब उस देश के निवासी नहीं, केवल काम करने के लिए जा रखे हैं, तो उनको पेमेंट किसमें होगा? अमेरिका में डॉलर में होगा। किसमें होगा? डॉलर में होगा। तो डॉलर उनके पास आएगा, वो डॉलर उसके बाद कहाँ भेजेंगे? अपने घर भेजेंगे, भारत में। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला, बिहार भेजेगा। राजस्थान वाला राजस्थान भेजेगा। ठीक है, कर्नाटक वाला कर्नाटक भेजेगा, हिमाचल वाला हिमाचल, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड, यूपी वाला यूपी, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ के लोग हैं वहां भेजेंगे। तो उनके पास वो डॉलर के पूर्ति दाता है, उदाहरण के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिकन जो निर्यातक हैं, अमेरिका के जो लोग विदेश में या भारत में निवेश करना चाहते हैं, उधर के जो लोग यहाँ घूमना आना चाहते हैं, और निवासियों द्वारा अर्जित आय जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके द्वारा जो डॉलर कमाया जा रहा है, इन सबके पास डॉलर होगा। ठीक है जी, ये डॉलर के पूर्ति दाता कहलाएंगे। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इनके पास डॉलर रहेगा, तो यही क्या करेंगे? ये लोग इनको, मांग पक्ष को डॉलर बेचने का काम करेंगे। अब पूर्ति पक्ष वाला डायग्राम ये है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आपने इसको लिखा दूसरे नंबर पर, और उसके बाद ये डायग्राम बनाया। पहले ये बना था ना, अब दोबारा ये बन गया। अब यहां पर देखो, हमारा पूर्ति पक्ष ऊपर को जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये ऊपर को जा रहा है, इसका जो ढाल है वो धनात्मक है। ठीक है जी, और इसका ऋणात्मक था। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? यूएस डॉलर की पूर्ति। ठीक है, यहां पर लिखना है यूएस, डॉलर का चिन्ह है, यूएस डॉलर की पूर्ति, और यहां पर लिखेंगे विनिमय दर। ठीक है जी, कि कितने डॉलर में, ठीक है, कितना रुपए मिलने वाला है। डॉलर और रुपए की विनिमय दर क्या होगी, ये आर के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगा कि हमें, ये तो मैंने सीधे डायरेक्ट कर्व बना दिया, तो पहला हमारे यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, आप सीधे ऊपर को एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको यहां से करना। ठीक है, जब क्या होगी, विनिमय दर ओ से लेकर आर है। ठीक है, भारतीय रुपये और अमेरिकन डॉलर की विनिमय दर सांकेतिक भाषा में ओ आर है। ठीक है जी, तो उस समय डॉलर की पूर्ति कितनी होगी? ओ से लेकर वाई होगी इतनी। ठीक है जी, यहां से होगी। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट बदल जाएगा, विनिमय दर बढ़ेगी। ठीक है जी, और विनिमय दर यहां से लेकर और R1 के भी यहां से लेकर इतनी बढ़ गई है। ठीक है, डॉलर महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा बेचेंगे। तो बेचने के बाद बाजार में डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी, तो इसको यहां से यहां मिलाया और इतनी पूर्ति बढ़ गई। वाई से Y2 डॉलर की पूर्ति बढ़ गई। तो यदि हम इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ये वक्र जो हमारा है SS, ये अमेरिकन डॉलर की पूर्ति का वक्र है, जो कि बाएं से दाएं ओर उठेगा। इसका ढाल धनात्मक होगा। ओके जी, कैसे इसको हम, ये तो हमने सांकेतिक भाषा में समझा है। इसी को $1 बराबर 50 रुपए यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, ये पहली विनिमय दर है। ओके, दूसरा विनिमय दर क्या हुई? अपने आप ज्यादा अपना बाजार काम करेगा। ठीक है, और विनिमय दर क्या होगी? $1 बराबर 100 रुपया। 100 रुपये में हमने बात की कि भैया डॉलर देगा, उसने कहा पहला तो रेट ये है। हम चुपचाप, कोई आदमी गया, ऐसा करता हूं मैं तुम्हें 50 रुपए की जगह 100 रुपए देता हूँ, डॉलर बेचेगा। और उसने कहा, पहले तो वो तैयार नहीं हो रहा था, उसने कहा डॉलर का रेट तो कम है, इसमें तो कम ही दूंगा भैया। लेकिन जैसे वो हमने कहा 100 रुपए, ठीक है, उसने कहा 2 गुना, तो उसने 2 गुने में क्या करेगा? जैसे यहां से यहाँ रेट बढ़ा, तो वो क्या करेगा? ज्यादा पैसा देगा, अर्थात ज्यादा डॉलर देगा, तो डॉलर की पूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। डॉलर की पूर्ति क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाएगी। अब इसका देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस पर देखिए, पहली स्थिति में अमेरिका के निर्यात बढ़े थे मांग पक्ष में। ठीक है, डॉलर सस्ता हुआ था। लेकिन यहां पर उल्टा होगा, क्योंकि डॉलर यहां पर, इसी को मान ले यहां पर, और इसकी तुलना में डॉलर पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। डॉलर क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। तो जब डॉलर महंगा होगा, तो रुपए क्या होगा? सस्ता होगा। तब रुपए क्या होगा? सस्ता होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत में जो वस्तुएं हैं, वो अमेरिका की तुलना में सस्ती होंगी, और अमेरिका के जो लोग हैं, वो भारत से वस्तुओं को मंगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका के आयात बढ़ेंगे और भारत के निर्यात बढ़ेंगे। तो लेकिन ये क्रम जारी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार क्या हुआ, भारत वाले का निर्यात बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही भारत वाले क्या करेंगे, अपने देश से यहां निर्यात करेंगे, तो इधर वालों को इधर पेमेंट किसमें करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर में करना पड़ेगा। ठीक है जी, और जैसे डॉलर यहां पहुंचेगा, तो डॉलर की आपूर्ति स्वतः ही यहां बढ़ जाएगी। ठीक है जी, डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो ये रेट ऊपर गया था, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर भले यहां चले थे, फिर उसके बाद यहीं पर
आ जाएंगे। जैसे आपूर्ति बढ़ती है, यानी कि डॉलर की जैसे ही आपूर्ति बढ़ी, ठीक है, तो डॉलर और रुपए की जो विनिमय दर थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार यहां पर थी, यहां बढ़ी, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आ गई। ठीक है, इसको भी हमने बताया, पहले यहां थी। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है, यदि मांग पक्ष को हम जाने भारतीय दृष्टि से, तो जैसे जैसे डॉलर क्या होगा, सस्ता होगा, तो डॉलर की मांग ज्यादा होगी। ठीक है, और इसका उल्टा, जैसे जैसे डॉलर क्या होगा, महंगा होगा, ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग भारतीय रुपए में कम होगी। यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है कि जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ेगी, ठीक है, आर से R1 हुई, या $1 50 से $1 100 ये हुई, तो ऐसी स्थिति में डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी। लेकिन इसका उल्टा, जैसे ही विनिमय दर घटेगी, इसको नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे यहाँ पहुंचा, तो ऐसे में विनिमय दर जैसे ही घटी, तो पूर्ति Y2 से घटकर अपनी यही आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया दोनों। तो एक हो गया मांग पक्ष, विदेशी विनिमय की मांग अमेरिकन डॉलर में भारतीय दृष्टि से हमने बात कर दी, और दूसरा हमने विदेशी विनिमय की पूर्ति, ठीक है, ये भी हमने भारतीय दृष्टि से कर दी है। तो इस प्रकार से इसमें दोनों बातें आ गई हैं। तो अब इस विनिमय दर का निर्धारण कौन करेगा? ठीक है, अब हमने पहले बता दिया कि दो शक्तियां करेंगी। ठीक है, कौन करेंगी? आपने लिखना है विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो इसमें विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में दो करेंसियों की बात हो रही है, भारतीय रुपया और अमेरिकन डॉलर की विनिमय दर की बात हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही सभी करेंसियों पर यह नियम लागू होता है। अब क्या करना है, इन दोनों डायग्राम को हमने क्या करना है, एक डायग्राम पे लाना है। ठीक है, दोनों को अब एक साथ मिलाना है। जैसे बाजार में किसी वस्तु की कीमत क्या होती, निर्धारित होती, सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा। ये वाला अक्ष आप ड्रॉ करेंगे, यहां पर लिखेंगे अमेरिकन डॉलर की मात्रा, यानी कि अमेरिकन डॉलर की मांग और पूर्ति। ठीक है, मांग वाला ये है और पूर्ति वाला ये एक साथ आ जाएगा। और यहां पर लिखा जाएगा विनिमय दर। ठीक है जी, कि $1 में कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है, इनका एक्सचेंज रेट कैसे तय होगा, तो पहले कह दिया कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा तय होता है। तो कहां पर होगा रेट ऑफ एक्सचेंज तय, हिसाब से पहले बता देता हूं कि जहां पर क्या होगा कि डिमांड बराबर सप्लाई, जहां पर डॉलर की मांग और पूर्ति, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज विनिमय दर कहां पर निर्धारित होगी, जहां पर डॉलर की मांग बराबर पूर्ति होगी, वहां पर दो देशों की मुद्राओं के बीच की विनिमय दर निर्धारित होगी। ओके, तो आपने करना क्या है, एक वक्र नीचे की तरफ खींचना है। ये डिमांड कर्व है जो मैंने यहां पर बताया था कि ये ऐसा नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। एक खींचा आपने, एक यहां से ऊपर की तरफ इसको खींचेंगे, ठीक है, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप ई फॉर होता है इक्विलिब्रियम, ये संतुलन का बिंदु होगा कि जहां पर दो देशों के बीच, ठीक है, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत एक संतुलित विनिमय दर का क्या होगा, निर्धारण होगा। ओके जी, तो यहां पर ई लिख दिया, यहां से आपने नीचे खींचेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू फॉर क्वांटिटी, किसकी, अमेरिकन डॉलर की मांग और पूर्ति की मात्रा हो जाएगी, और इसको यहां मिलाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, ठीक है, विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्तियां, अर्थात डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ने जहां पर एक दूसरे को काटा, ये संतुलन का बिंदु हुआ। तो उस रेखा चित्र के अनुसार ओ क्यू अमेरिकन डॉलर की मांग और पूर्ति ई बिंदु पर क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो ई पॉइंट क्या है, संतुलन का बिंदु है, और यहां पर विनिमय दर क्या निर्धारित होगी, ओ आर निर्धारित होगी। ओके, या मान लेते हैं कि $1 बराबर ₹50 निर्धारित होगी। तो देखिए यहां पर इस विनिमय दर में दो देशों की करेंसियों का जो रेट तय हुआ, किसी सरकार ने तय किया नहीं किया, ये तो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां क्या कर रही हैं, स्वतः ही तय कर रही हैं कि जहां पर मांग और पूर्ति बराबर हो गई, ठीक है, कि जितना डॉलर मांगा गया और उतनी उसकी पूर्ति हो गई है, और वहां पर जो रेट फिक्स हुआ वही क्या होगा, दो करेंसियों के बीच, दो देशों की मुद्राओं के बीच क्या होगा, एक्सचेंज रेट या विनिमय दर होगी। ओके जी, इस प्रकार से एक डिमांड कर्व सीधे खींचना है, इसको यहाँ से ड्रॉ करना है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको नीचे लाना, क्यू लिख देना, यहाँ पे ई लिख देना, इधर से आर लिख देना। ये ₹50 मेरा लिखा है कि $1 ₹50 तय हो गया। अब दूसरा नजर डालते हैं कि विनिमय दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आर लिखा है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, इससे ऊपर की तरफ माना कि विनिमय दर क्या होती है, बढ़ जाती है, अमेरिकन डॉलर महंगा हो जाता है, और वो आर से करके R1 हो जाता है। ठीक है, या मान लेते हैं $1 बराबर ₹60 हो जाता है, ₹60 लिखा मेरा। ठीक है, तो ₹60 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे
यहाँ पे नजर डालनी है। ये मांग वक्र यहाँ पर इस पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है जी, मांग वक्र, और यहाँ पर देखेंगे पूर्ति वक्र, ठीक है जी। तो मांग क्या है, यदि इसको हम नीचे मिलाएंगे तो मांग इतनी होगी, ठीक है, इसको यहाँ मिलाएंगे तो पूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अमेरिकन डॉलर की मांग बाजार में क्या है, कम है, जबकि उसकी पूर्ति, अगर इतना बड़ा गैप आ रहा है तो पूर्ति क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ति की आधिक्यता है, पूर्ति ज्यादा है, डॉलर की मांग कम है। तो ऐसी स्थिति में सौदा नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में तब क्या होगा, जो क्या करना चाहेगा, जिसको डॉलर की जरूरत है, तो ये अपना रेट घटाएंगे, ठीक है, पूर्ति दावा धीरे धीरे घटेगा, तो इधर से ये मांग इधर से नीचे की तरफ बढ़ेगी और फिर इस बिंदु पर आ जाएगी और फिर यहाँ पर संतुलित विनिमय दर अपने आप क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ नीचे देखना है, ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ खींच दी है। तो यहाँ पर विनिमय दर क्या होती है, पहले तो बढ़ी, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं रहेगी, फिर घटकर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इससे नीचे आती है, ठीक है, इससे नीचे आती है, विनिमय दर घटती है। एक बार तो हमने संतुलित बताया, फिर बढ़ती हुई बताया, अब तीसरी कंडीशन में देखें घटती हुई आती है कि $1 बराबर 40 रुपये हो जाती है या घटकर R2 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ नजर डालना है, यहाँ पर, और इस पॉइंट पर नजर डालना है कि ये है सप्लाई का कार्य। तो सप्लाई क्या है, इतनी रहेगी, मतलब अमेरिकन डॉलर की जो पूर्ति है वो बहुत कम रहेगी बाजार में, और मांग क्या है, इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा गैप है, मांग की क्या है, आधिक्यता है। तो मांग जब ज्यादा रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मांग ज्यादा रहेगी तो ऐसे में डॉलर की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी निर्धारित नहीं होगी, तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, ठीक है जी, ऐसे ऐसे यहाँ से इसका रेट बढ़ता हुआ चलेगा और फिर जाके ये यहाँ पर संतुलन के बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है, और वह भी स्वतंत्र रूप से होता है। सरकार इसमें किसी प्रकार का, या देश का जो केंद्रीय बैंक है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि बाजार में जितने डॉलर या जितने रुपए की मांग हो रही है उसी हिसाब से क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, अपने आप बदलता रहता है, ठीक है जी, संतुलित होता है, कभी असंतुलित हो गया, यदि 60 रुपए हो जाता तब भी असंतुलित है, यदि 40 रुपए हो जाता है, यहाँ पे R2 हो जाता है, तब भी असंतुलित हो जाता है। लेकिन अपने आप यह फिर क्या कर जाता है, वह मांग और पूर्ति की शक्तियां जहां पर बराबर हो जाती है, मार्केट में एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर मांग और पूर्ति यहाँ पर बराबर हो जाती है और विनिमय दर का निर्धारण स्वतः ही हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है विनिमय दर का निर्धारण, OQ, ठीक है, जब क्या है, अमेरिकन मुद्रा यानी कि डॉलर की मांग और पूर्ति है, उस समय भारतीय रुपये और अमेरिकन डॉलर की जो विनिमय दर है वो R निर्धारित हो रही है, जो कि संतुलित विनिमय दर है। उदाहरण के रूप में $1 बराबर 50 रुपये हो जाती है। ओके जी। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में वर्तमान समय में इस प्रकार से लोचपूर्ण या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली काम करती है। तो इस प्रकार से आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आप इसको लिखते चले जाएंगे। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने लिखना तो है ही, ठीक है, कुछ बातें याद भी करनी है और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करनी है। समझने के लिए हमारा पास जो बिंदु रहेगा, एक तो हम इसको समझेंगे और इसको हम समझेंगे। यदि ये दो बातें हमारी समझ में आ गई, ठीक है, और इन दोनों को मिला के ये बात हमारी समझ में आ गई, तो ये सारी बातें जो हमने ऊपर लिखी हैं, ये बातें आपकी समझ में सीधे के सीधे आ जाएंगी कि विदेशी विनिमय की मांग कौन करता है, ठीक है, विदेशी विनिमय की पूर्ति कौन करता है, क्यों करता है, मांग क्यों करता है, पूर्ति क्यों करता है, ठीक है, कहां पर संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होगा, डायग्राम पर। तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, पहले आप इसको बना देना, फिर उसके बाद इसको बनाना, फिर इसको बनाना। तो कुल मिलाकर मैंने जो यहाँ पर आपको बताया, ये जो वर्जन था हमारा, ठीक है, जो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पढ़ाने का जो हमारा टॉपिक है, इसको हमने एडवांस रूप में बताया, मतलब BA के स्तर से भी बताया और आपको MA के स्तर से भी बताया, ठीक है। तो जिसको जितनी जरूरत है वह उतना लेगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ये वाला टॉपिक था कि लोचपूर्ण विनिमय दर या परिवर्तनशील विनिमय दर किसे कहते हैं, ठीक है, और इस दर का निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको मैंने सरल सी भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।